नमस्कार, NYU न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा शर्मा आज फिर देश का मुद्दा लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे महिला वकीलों का बार एसोसिएशन व बार काउंसिल में प्रतिनिधित्व करने के बारे में। मेरे सामने आज खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर रेणु अग्रवाल 30 हजारी कोर्ट से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही हैं और प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ी हैं। साथ ही मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शैल जौहरी जी, जो 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। पिंकी अग्रवाल जी हैं, अधिवक्ता, और श्वेता दीक्षित जी हैं, जो दिल्ली में प्रैक्टिस के बाद आजकल मुरादाबाद और नैनीताल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि दिल्ली बार एसोसिएशन या देश की अन्य बार एसोसिएशंस में तथा बार काउंसिल में जो महिला वकील अगर प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे चुनाव लड़ती हैं तो या तो उनको अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती या उनको अच्छा पोस्ट का चुनाव जिताया नहीं दिया जाता। एक छोटी मोटी लेडी बार मेंबर या लाइब्रेरियन या कोई छोटी मोटी पोस्ट उन्हें दी जाती है। बड़ी पोस्ट पे बहुत मुश्किल है जीत पाना और ना ही दी जाती है। इस मुद्दे पर हम विचार करेंगे और ऐसा क्यों है। सबसे पहले मैं सीधा सवाल डॉक्टर रेणु अग्रवाल से करूंगी। मैडम, आप रेणु अग्रवाल जी, आपका स्वागत है NYU न्यूज में, और मैं सीधा सवाल लेकर आपके पास आती हूँ। जी रेणु अग्रवाल जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? हेलो रेणु अग्रवाल जी, आपसे मैं सीधा सवाल करती हूँ। बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस में जैसा कि कोरोना काल में बहुत सारी समस्याओं से वकील समाज जूझ रहा है। आर्थिक भी है, व्यावसायिक भी है, पारिवारिक भी है, मानसिक भी है, शारीरिक भी है। और बार एसोसिएशंस व बार काउंसिल, यहाँ तक कि हमारी दिल्ली सरकार और देश की सरकार भी वकील समाज के इस संघर्ष को किसी भी हद तक जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व करती नहीं दिख पा रही। हमारे वो नेता लोग जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डिफरेंट एसोसिएशन और बार काउंसिल में, इसको अच्छे ढंग से आगे ले जा नहीं पा रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में? अगर कोई महिला प्रतिनिधि हमारी बार एसोसिएशंस को या बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करती या ऊंचे पदों पर आसीन होती, क्या वो इस मामले में वकील वर्ग के लिए कुछ अच्छा कर पाती? आप अपने विचार कृपया इस पे प्रस्तुत करें। धन्यवाद मनीषा जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल की आज की डेट में बहुत ज़रूरत है। हम हमारे दिल्ली में जितने वकील वकालत कर रहे हैं लगभग 25% महिलाएं हैं। जब 25% महिलाएं वकालत कर रही हैं तो नारी वकीलों का प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की डेट में आपका सवाल बहुत सूट करता है। जब मैंने 1990 में वकालत शुरू करी थी, LLB 1980 में ख़त्म करी थी, मगर वकालत 1990 में शुरू करी क्योंकि हम लोग कुछ समय के लिए बाहर चले गए थे। जब 1980 में वकालत करी, बहुत ही कम लेडी स्टूडेंट्स होती थी। 1990 में जब वकालत शुरू करी, आपने भी शायद उसी समय में या उसके कुछ टाइम बाद शुरू करी होगी, मगर उस समय बहुत कम लेडी लॉयर्स होती थी। मगर आज की डेट में अगर हम देखें तो 25%, लगभग 25% महिलाएं वकील हैं। तो महिलाओं का नेतृत्व होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर लेकर चलें बार काउंसिल के तरफ चलें तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक बार काउंसिल होती है और सभी बार एसोसिएशंस हैं। ये आप लोग क्योंकि काफ़ी वकील हैं, आप लोगों को सबको मालूम ही है कि एक बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। और मैडम रेणु अग्रवाल जी, आप वकीलों में महिला प्रतिनिधियों का आना का समर्थन करती हैं। मैं पिंकी जी, महिलाएं पीछे रह जाती हैं। शैल जी ने बताया, आप एक महिला वकील हैं, परिवार में आपके हस्बैंड भी वकील हैं। आप इस बारे में मुझे बतलाइए कि एक महिला वकील क्या एक अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकती है वकील समाज का, या महिला वकील को कुछ कम आंककर ये प्रतिनिधित्व उनको प्रदान नहीं किया जाता? आप इस पे मुझे रोशनी डालिए, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस कर रही हैं, आपके पति भी कर रहे हैं। क्या महिला वकील कम रह जाती है मेरे समाज से? जी मनीषा जी, ये हमारे समाज की एक सच में एक दुष्प्रभाव है ये कि महिला एक बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व कर सकती है समाज का। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, वकील भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी वकील हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे इन लॉज भी हैं।
तो मैं अच्छे से सारी भूमिकाएं निभा पा रही हूँ। मैं अपना ऑफिस भी टेक केयर करती हूँ, हस्बैंड को भी देखती हूँ, बच्चों का भी, मेरी बेटियां छोटी है उसकी स्टडीज में भी मैं हेल्प करती हूँ। तो अगर हमारे बार में महिला नेतृत्व करे तो वो ज्यादा अच्छे से कर सकती है एज कम्पेयर टू मेल। लेकिन जैसे कि शैल मैम ने कहा कि हमारा देश पुरुष प्रधान है, वो एक महिला को इसमें आगे आने नहीं देते हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर एक दुष्प्रभाव है। महिलाओं को आगे आना चाहिए, वो बहुत अच्छे से नेतृत्व कर सकती है, चाहे एक डोमेस्टिक हाउसवाइफ। पिंकी जी आपका कहना है कि एक महिला बहुत सशक्त प्रतिनिधित्व कर सकती है। वो एक माँ है, वो एक बेटी है, वो एक पत्नी है, वो एक बहू है, और हर फ्रंट को संभालते हुए इस वकील वर्ग के प्रतिनिधित्व को भी एक महिला बहुत मजबूती के साथ कर सकती है। आप इस का समर्थन करती हैं? मैं श्वेता दीक्षित जी, आप मेरे साथ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक महिला प्रतिनिधित्व अगर बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल में मिले और महिला आगे आए बड़े पद के साथ, तो इस वकील वर्ग को क्या मजबूती प्रदान कर देगी महिला प्रतिनिधित्व? श्वेता जी, मेरा आपसे सीधा सवाल। मनीषा जी, मैं बिल्कुल इस बात का पूरी तरह समर्थन करती हूँ कि बार काउंसिल में महिलाओं को आगे आना चाहिए। दरअसल हमारा जो भारतीय कल्चर है, इसमें हमारे यहाँ जो महिलाओं की अपब्रिंगिंग की जाती है, तो उनको इस तरीके से पाला जाता है कि वो इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, फैमिली रिलेशंस सब तरह के स्ट्रेस को बहुत आसानी से झेल सकती है। अब आप इस पेंडेमिक दौर में भी अगर आप देखें, कोविड में, तो आज हर एक घर का सदस्य घर के अंदर बंद बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं महिला एक सारे रोल कर रही है। वो एक हाउस वाइफ और एक वर्किंग वुमेन का जो एक डिवीजन हमारी सोसाइटी में हुआ करता था, उस डिवीजन से आगे निकलकर उसका एक एडवांस वर्जन बन के सामने आई है, जिसे हम हाउस वाइफ, होम मेकर कहते हैं, सॉरी। तो वो जो होम मेकर की भूमिका है, वो आज के दौर की महिला बखूबी निभा रही है। आज हम महिलाओं बहनों की बात करें, मैं सबसे पहले आप ही का एक उदाहरण दूं कि आपने इतने क्रिमिनल एक लॉयर हैं, जाने माना आपका नाम है, जहां पर एक पुरुष एक महिला को कमजोर समझता है, उन जगह पर खड़े होकर आपने उन पुरुषों से कंपटीशन किया और उनसे सफलता भी प्राप्त की है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये अपने आप में। और इसमें मैं एक थैंक यू। तो आप श्वेता जी, आपका इशारा इस तरफ है कि अगर महिला वकीलों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए तो वो एक सशक्त प्रतिनिधित्व के साथ वकील समाज में उभर के आ सकती हैं। क्योंकि वो मैं डॉक्टर रेणु अग्रवाल के पास दोबारा जाना चाहूंगी। मैडम का बहुत बड़ा अनुभव है और पॉलिटिक्स का भी, वकील पॉलिटिक्स का भी अनुभव है। मैडम, ये भेदभाव के कारण क्या है कि जब एक काला कोट पहनकर एक वकील भाई और एक वकील बहन कोर्ट में खड़े हो गए और हमारा अस्तित्व एक वकील के रूप में, ना कि एक महिला और पुरुष के रूप में सामने आया है, फिर भी इस वकील समाज में की राजनीति में और पदों के ऊपर ये भेदभाव क्यों है? मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। मनीषा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आज की डेट में हमारी संख्या बहुत बढ़ गई है। हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक अपनी वकालत कर रहे हैं। जब हम सफलतापूर्वक वकालत कर सकते हैं, घर चला सकते हैं, तो हम अपनी बार को क्यों नहीं चला सकते? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि 30,000 बार, जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, सबसे पुरानी बार है, 1888 में वो स्थापित हुई थी। उस बार में 132 साल में आज तक कोई महिला प्रधान या सेक्रेटरी के पद पर चुनी नहीं गई है। तो उसका कारण आप जान सकते हैं कि शायद मैं ये कहूंगी कि पुरुष प्रधान होने के कारण और थोड़ी संख्या कंपैरेटिवली कम होने के कारण हमारा चुनाव नहीं हो पाता। आपने बताया कि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बार में रही हूँ, मगर मैंने प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ा 2 बारी, मगर सफलता नहीं मिल पाई और वजह उसकी एक ही है। मगर अगर हम सफल होते, जो आपने शुरू में कहा कि कोविड-19 के समय पे हम ज्यादा लेडीज की प्रॉब्लम को समझ पाते, तो आज के समय में शायद हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते और अपने वकील बहनों और भाइयों की मदद कर रहे होते। अगर हम चुने जाते, हमें मौका दिया जाता। हमें अभी तक मौका ही नहीं मिला है कि हम किसी की पोस्ट पे काम करें। तभी मैंने आपको शुरू में कहा कि आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आज के समय से रिलेटेड है। आज समय की जरूरत है ये कि महिलाएं आगे बढ़ें। हम बढ़ रही हैं, मगर हम की पोस्ट पे भी चुनी जाएं, ताकि हम महिलाओं के हित में और वकीलों के हित में काम कर सकें। जी,
पिंकी जी एक सवाल आपके लिए मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आप एक वकील भी हैं, आपके पति भी वकील हैं, आप एक बहू भी हैं, आप एक माँ भी हैं, आप एक पत्नी भी हैं। क्या परिवार में रहते हुए, जब आपके पति भी एक अच्छे जाने माने लॉयर हैं, क्या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हम अपनी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में देख रहे हैं पुरुष और महिला समाज के बीच, कभी घर में महसूस हुआ कि आपके मुकाबले आपके पति को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली हो? क्या आप अपने फैमिली फ्रंट पे एक महिला वकील क्या महसूस करती है? मैं ये जानना चाहूँगी। जी मैम, ये तो है, हमारा देश पुरुष प्रधान है, तो मतलब मैं भी जैसे काम से आती हूँ, मेरे हस्बैंड भी आते हैं, साथ में हम दोनों आते हैं, तो घर के जो बाकी के होम टास्क हैं और बच्चों का जो टेक केयर है वो मुझे ही करना होता है। मेरे हस्बैंड आराम से आके लेट जाते हैं, तो मतलब ये चीज तो है, ये हम चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, जो भी है, तो लेकिन ये है क्योंकि हमारा भारतीय देश जो है पुरुष प्रधान है, तो ये प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से हर कोई ही फेस करता है। कब तक ये, मैं श्वेता तुम्हारे पास आना चाह रही हूँ, कब तक स्त्रियां इस पुरुष प्रधान प्रदेश में जो हैं, देश में पिछड़ती रहेंगी, पीछे धकेल दी जाएंगी, प्रतिभा के होते हुए, हुनर के होते हुए, विद्वता के होते हुए धकेल दी जाएंगी। और जैसा पिंकी जी ने कहा कि इनिशिएटिव और एडजस्टमेंट और कोऑपरेशन एक महिला को हर फ्रंट पे करना पड़ रहा है, चाहे वो वकालत का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो घर का हो, और इतने सब फ्रंट पे सफल होने के बावजूद भी उनको प्रतिनिधित्व करने को नहीं मिल रहा किसी भी फ्रंट पे। श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा मुझे पता है आप 2 बच्चों के साथ अकेली इंडिया में रह रही हैं, आपके पति बाहर हैं, तो अकेले बच्चों की परवरिश नैनीताल हाई कोर्ट, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पहले दिल्ली में भी आपने वकालत की है, करते हुए आप अपने आप को कितना मजबूत या कमजोर फील करते हैं? मैं अपने आप को हर हाल में बहुत मजबूत मानती हूँ, क्योंकि अपने हस्बैंड के आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद मैंने हर तरह से अपने वर्क फ्रेंड को और अपने घर को और अपनी फैमिली को हर तरह से मैनेज किया है, और शायद सक्सेसफुल रेट उतना ज्यादा रहा जो पहले शायद नहीं था। हाँ, हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन इस बात से एक महिला होने के नाते मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती कि एक घर को या एक किसी भी वर्क प्लेस को एक महिला जितने अच्छी तरह से चला पाती है उतना कोई और नहीं चला सकता। आप पुरुषों से एक इमोशनल बैलेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक जो एडवोकेट होती है, जैसे हम खुद एक एडवोकेट हैं, तो हम एक माँ भी हैं, बहू भी हैं, पत्नी भी हैं, और हम अपना बाकी के जो सोशल हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि औरतें जितनी अच्छी तरह से दूसरों के मनोभावों को समझ पाती हैं उतना पुरुष नहीं समझ पाते, इसीलिए हर एक फ्रंट पे हमें आगे किया जाता है। और यहीं पर ये तो पुरुष प्रधान देश है, तो वो एक महिला, आपका कहना है महिला जितना मन के भावों और जीवन की सच्चाइयों और अच्छे बुरे वक्त को समझ पाती है उतना सामर्थ्य पुरुषों में नहीं होता। और अगर इस कोरोना काल में, और पुरुष बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और औरत इमोशंस और प्रैक्टिकल, इस कोरोना काल में रेनू मैडम, शैल मैडम, पिंकी मैडम एंड श्वेता मैडम, इस कोरोना काल में अगर आज इस वकील वर्ग का प्रतिनिधित्व कोई सशक्त महिला करती रही होती बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल में, तो मैं ये समझती हूँ कि कुछ कदम आगे बढ़ चुके होते वकील समाज के दुख दर्द को समझने के लिए। साथ ही मुझको ये लगता है कि अगर महिलाओं को मौका दिया जाए वो अपने को साबित कर देंगी, साबित कर रही हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होने की बात, कानून है हमारा, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जब भारत के अनेकों पक्षों पे नहीं होता है, तो इस वकालत की राजनीति में इन पदों पर जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में ऐसा ही क्यों है? आज सुबह ही मैं सोच रही थी, जब हमारी पार्लियामेंट वगैरह में भी महिलाओं के लिए अलग से सीट रखी गई हैं, तो क्या उन अच्छे पदों के लिए जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ईयर वाइज बंटवारा करके कुछ पद सशक्त महिलाओं को क्यों नहीं दिए जाते? इतने विद्वान समाज में, जो कि एक ये जो वकील समाज है ये मोस्ट इंटेलेक्चुअल समाज है, जो जिंदगी के पहले वकालत के कदम से आखिरी कदम तक पढ़ता है, और इसके इतने पंख हैं, आप जितने चाहो उसको फैला लो, सोचों को, पंखों को और ज्ञान को। इस ज्ञान वाले समाज में महिलाओं के बारे में डिस्क्रिमिनेशन क्यों उनको बड़े पदों पर नहीं आसीन किया जाता? क्यों ये सोच नहीं आती कि इनको मौका दो? क्यों उन हथकंडों
को साइड नहीं किया जाता कि ईमानदारी से उन पदों पर आए और उनके भी हुनर को देखें। अगर वो काबिल हैं वो तभी आगे बढ़ पाएंगी इन पदों पे, नहीं है तो आप मत दीजिए, पर मौका तो दीजिए। इसी के साथ मैं आज का मुद्दा यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद करूंगी सभी वकील बहनों का, डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी, डॉक्टर शैल जौहरी जी, श्वेता दीक्षित जी, पिंकी अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और इस मुद्दे पर फिर चर्चा करते रहेंगे। वेरी मच थैंक्स टू ऑल ऑफ। थैंक यू मनीषा जी। जी।